हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विकृति का विज्ञान में। चलिए आज फिर एक नए डिजीज के बारे में बात करते हैं। आज जो डिजीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इस डिजीज के सहारे हम कोशिश करेंगे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स पे बात हो सके। ये बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ऐसी डिजीजेज हैं जो आज भी हमारी कंट्री में एक सोशल स्टिग्मा की तरह जुड़ी हुई हैं। पेशेंट अपनी तकलीफ बताने से डरता है क्योंकि उसके साथ वो जुड़ा हुआ स्टिग्मा उसको बात करने से रोकता है। लोग अलग दृष्टि से इन डिजीजेस को देखते हैं। किसी को एडवाइस करेंगे कि किसी न्यूरोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिस्ट से मिले तो लोग जनरली ये कहते हैं कि हम पागल हैं क्या जो हम न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। तो हमें एक जनरल कॉन्शियस बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी आम डिजीज की तरह हैं। जैसे सर्दी जुकाम खांसी होता है वैसे ही बहुत कॉमनली ये डिजीज भी देखने को मिलते हैं। ऐसी ही एक डिजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है एपिलेप्सी। आम भाषा में जिसे मिर्गी कहते हैं, आयुर्वेद में जिसे हम अपस्मार से कोरिलेट करते हैं। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो ऑल ओवर वर्ल्ड जिसके 50 मिलियन पेशेंट्स हैं, यानी 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। और इस डिजीज के साथ भी सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। लोग इसको अलग नजरियों से देखते हैं। जो पेशेंट इससे होता है उससे उस साथ में उसकी फैमिली भी इससे अफेक्टेड होती है। पेशेंट में गोज इनटू एंजाइटी और डिप्रेशन इसकी वजह से। तो चलिए हम इस डिजीज के बारे में आज बड़ी खुल के बात करते हैं। तो एपिलेप्सी क्या है? बेसिकली एक सीजर है। तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि सीजर किसे कहा जाता है। सीजर की डेफिनेशन की बात करें तो एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव हाइपर सिंक्रोनस डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेन इज नोन एज सीजर। इसका मतलब क्या है कि ब्रेन के किसी एक पार्ट से एक्सेसिव और एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है और इस डिस्चार्ज की वजह से बॉडी में मोटर या सेंसरी एक्टिविटी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजर्स हो सकते हैं। बहुत मल्टीपल प्रेजेंटेशन सीजर्स का मिलता है, यानी अलग अलग तरीके के आपको सीजर्स देखने को मिल सकते हैं। सीजर्स की प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। बट आज हम यहाँ पर्टिकुलरली एपिलेप्सी की ही बात कर रहे हैं, तो अदर टाइप्स के सीजर्स की हम बात नहीं करेंगे। तो किस तरीके के सीजर्स को हम एपिलेप्सी कह सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली देखा जाता है एपिलेप्सी का डिस्चार्ज जो है वो मोटर एक्टिविटी कॉज करवाता है बॉडी में। तो ऐसे सीजर्स जिनकी वजह से कोई मोटर एक्टिविटी होती है उनको पर्टिकुलरली कन्वर्जन्स का नाम देते हैं। और जब ये कन्वर्जन्स एक से ज्यादा बार रिपीटेटिवली होते हैं या किसी अंडरलाइन कॉज के कारण से होते हैं तो इनको एपिलेप्सी का नाम दिया जाता है। अब एपिलेप्सी का जो सीजर है उसको एक पर्टिकुलरली नाम दिया गया है जिसको कहा जाता है जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर। तो आज हम इस जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स की ही बात करेंगे। अब हम पर्टिकुलरली एपिलेप्सी के बारे में जाने, अगर जनरल हम उसका प्रिवलेंस देखें तो लगभग 5 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। इसके अलावा इन 5 करोड़ लोगों में से जो मोस्टली 80% लगभग पेशेंट्स हैं वो डेवलपिंग कंट्री यानी हमारी कंट्री जैसी कंट्रीज में पाए जाते हैं, जो कि बेसिकली लोअर या मिडिल इनकम ग्रुप पेशेंट्स में ज्यादा देखा जाता है। और इस तरीके से ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी में ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसका हम कॉज तलाशने की कोशिश करें तो इसका फर्स्ट कॉज जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे कि लोगों में इस डिजीज के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, जिसकी वजह से इसकी अर्ली डायग्नोसिस नहीं बन पाती। तो दूसरा, ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है इसको प्रॉपर मेडिकेशन भी नहीं मिल पाता, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये डिजीज का इंसिडेंस बहुत देखने को मिलता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये जो एपिलेप्सी वर्ड आया है वो ग्रीक ओरिजिन से है, जिसका मतलब है कि सीज कर लेना, पोजेस कर लेना या अफिलिक्ट कर लेना, यानी किसी के वश में आ जाना या किसी को वश में कर लेना। तो वहां से ये वर्ड बना है एपिलेप्सी। तो ये जो जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर है इसको हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। एक है प्री इक्टल फेज, सेकंड है इक्टल फेज और लास्ट में है पोस्ट इक्टल फेज। तो जो बेसिक डिजीज की क्लिनिकल सिम्टम्स की मेन स्टेज है उसको इक्टल फेज कहा जाता है। तो डिजीज की जो मेन इक्टल फेज है उससे पहले प्री इक्टल फेज आती है। प्री इक्टल फेज में देखा जाता है कि पेशेंट को प्री मॉनिटरी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट्स में हेडेक हो सकता है या पेशेंट को एंजाइटी फील हो या डिप्रेशन फील हो या पेशेंट को नोजिया भी मिल सकता है, वॉमिटिंग भी मिल सकता है। तो इस तरीके के प्री मॉनिटरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इक्टल फेज में देखा जाता है, इक्टल फेज स्टार्ट होती है तो सबसे पहले टॉनिक फेज आती है। तो टॉनिक फेज का मतलब क्या है कि पेशेंट की बॉडी की मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन में जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वो।
तो देखा जाता है कि रेस्पिरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, लैरिंजियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। इनकी वजह से पेशेंट के मुंह से क्राई या मोन निकलता है, करहाट की आवाज निकलती है, जिसकी वजह से इस क्राई और मोन की वजह से ही आसपास के जो लोग हैं उनका ध्यान पेशेंट पे जाता है और बॉडी पूरी तरह से कॉन्स्ट्रक्ट कर रही होती है। तो उसकी वजह से पेशेंट क्या होता है, सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन से फॉल डाउन करता है जमीन पे। इसमें सडन फॉल नहीं होता, धीमे धीमे बॉडी कॉन्स्ट्रिक्शन में जारी होती है और धीमे धीमे बैंड करता हुआ पेशेंट जमीन पे गिर जाता है। साथ ही साथ क्योंकि ये लैरिंजियल मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन में गई हैं और पेशेंट का जॉ फिक्स्ड हो जाता है, जॉ भिज जाता है, इसकी वजह से उसके मुंह में स्लाइवा का कलेक्शन होने लगता है और इसके बाद जब क्रोनिक फेज आती है तो यही स्लाइवा ड्रूल करके बाहर आता है, यानी ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा आपने को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब ये दांत भिज रहे होते हैं तो कई बार पेशेंट में जीभ भी कट सकती है, टंग बाइट हो सकती है पेशेंट में, और ये देखा जाता है कि साइडवेज में आपको टंग बाइट देखने को मिलेगी। अब इस फेज में यदि आप पेशेंट का हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे तो वो बढ़ा हुआ आएगा और इसके अलावा हो सकता है कि पेशेंट में आपको साइनोसिस भी देखने को मिले। ये जो फेज है लगभग 15 से 20 सेकंड चलती है। अब इसके बाद पेशेंट में क्लॉनिक फेज स्टार्ट होती है। क्लॉनिक फेज में बेसिकली क्या होता है, पेशेंट की मसल्स रिदमिकली कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन में जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी में पेशेंट के आपको ट्रेमर देखने को मिलेंगे, जिसको हम दौरों का रूप कहते हैं, और ये लगभग 1 मिनट चलती है। बार बार पेशेंट के हाथ पांव कॉन्स्ट्रिक्शन में जा रहे होते हैं, फिंगर कॉन्स्ट्रिक्शन में जा रही होती हैं और बार बार रिलैक्स कर रहे होते हैं, और हो सकता है कि पेशेंट में यूरिनरी इनकंटिनेंस आपको देखने को मिले, और ये लगभग 1-2 मिनट चलता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, 1-2 मिनट पूरे होते हैं, पूरी बॉडी रिलैक्सेशन में चली जाती है। अब इसके बाद जो फेज स्टार्ट होती है उसे हम पोस्ट इक्टल फेज कहते हैं। पोस्ट इक्टल फेज में पेशेंट में कंफ्यूजन देखने को मिलता है, और ये कंफ्यूजन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो इक्टल फेज है इस फेज की मेमोरी पेशेंट की लॉस हो चुकी होती है, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं होता, याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ। उसको ये लगता है कि अभी वो स्टैंडिंग पोजीशन में था या सिटिंग पोजीशन में था, अब जमीन पे गिर गया है। तो धीमे धीमे ये कंफ्यूजन की स्टेज क्लियर होती है, बट ये मेमोरी का लॉस उसका जो फ्यू सेकंड्स का हुआ है, फ्यू मिनट्स का हुआ है, वो परमानेंट रहता है। तो आपको ये जानना जरूरी है एज ए डॉक्टर कि जब ये पेशेंट आएगा तो बिकॉज पेशेंट की मेमोरी नहीं है इस इवेंट की, तो ज्यादातर जो उसके साथ में लोग होंगे वही आपको डिफाइन करेंगे कि पेशेंट में ये हुआ है। तो इस तरीके से ये जो डिजीज है वो 3 फेज में आपको प्रेजेंट होती है। प्री इक्टल फेज जिसमें प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स दिखेंगे, इक्टल फेज जिसमें क्लॉनिक फेज और टॉनिक फेज आएगी। टॉनिक फेज में कॉन्स्ट्रिक्शन जाए होगा बॉडी में, और क्लॉनिक फेज में रिदमिकली रिलैक्सेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और लास्ट में आपको इक्टल फेज जिसमें पेशेंट में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगी, पेशेंट लेथार्जिक फील करेगा, उसमें को बहुत थकावट फील होगी और वो लगभग 1 से 2 घंटे तक कंफ्यूजन की स्टेट में रह सकता है। अब अगर हम इस डिजीज के कॉजेज की बात करें तो वेरियस कॉजेज हो सकते हैं जिनकी वजह से एपिलेप्सी पेशेंट्स में हो सकती है। एक तो फर्स्ट कॉज है कोई हेड इंजरी हुई हो, हेड ट्रॉमा हुआ हो, जिसकी वजह से मेल फॉर्मेशन हो गया और पेशेंट में एपिलेप्सी स्टार्ट हो गई हो। इसके अलावा बच्चों में जो देखा जाता है कि इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफ्लाइटिस हो गया या न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस हो गया, इनकी वजह से एपिलेप्सी डेवलप कर सकती है। उसके अलावा कंजेनाइटल ट्रॉमा की वजह से एपिलेप्सी कॉज हो सकती है। उसके अलावा जेनेटिक इसका ओरिजिन भी देखा जाता है, इंसिडेंस देखा जाता है कि माँ बाप जिनमें एपिलेप्सी है उनके बच्चों में होने के चांसेस इसमें देखे जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वेरियस कॉजेज की वजह से एपिलेप्सी की शुरुआत हो सकती है। और इसके अलावा पेशेंट्स में आपको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर भी दिख सकते हैं, जैसे कि फूड हैबिट्स का ठीक ना होना, लाइफस्टाइल का ठीक ना होना, जैसे कि प्रॉपर नींद का ना लेना, समय पे ना सोना, उसे स्ट्रेस फैक्टर का बढ़ना या इमोशनल डिस्ट्रेस में आने की वजह से पेशेंट में एपिलेप्सी के अटैक का प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो इस डिजीज से निपटने के लिए आपको फूड हैबिट्स का होना और प्रॉपर लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ट्रीटमेंट इसमें बहुत मेन रोल प्ले करता है। मोस्टली पेशेंट्स में देखा जाता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से ये हील भी हो सकती है। देखा गया है कि 2 साल तक लगभग अगर पेशेंट मेडिकेशन लेता है और उसको कोई भी अटैक दोबारा नहीं होता, तो केसेस में देखा जाता है कि प्रॉपर फिजिशियन के गाइडेंस में, प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस में टेपर करके मेडिसिन को बिल्कुल पेशेंट मेडिसिन फ्री भी हो सकता है। तो समय पे इसकी डायग्नोसिस होना
और इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर मिलना बहुत ही जरूरी है। हम ये देखते हैं कि इस डिजीज की वजह से मोर्टिलिटी रेट भी इंक्रीज कर जाता है, यानी जिन पेशेंट्स में एपिलेप्सी है उनमें अर्ली एज में डेथ के चांसेस 3 गुना तक बढ़ जाते हैं। और क्योंकि ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा है, इसीलिए हम जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज को इसके बारे में बहुत प्रॉपर लोगों की काउंसलिंग करनी चाहिए, मेडिकेशन करना चाहिए, और हम लोगों को भी अपनी खुली सोच से स्टिग्मा को, जो सोशल स्टिग्मा इस डिजीज के साथ जुड़ा हुआ है, उसको दूर करना चाहिए और इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में अलग तरीके से सोचेंगे। ध्यान रखिए कि एपिलेप्सी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में होने वाले सबसे ज्यादा डिजीजेज में से एक है। इस पे बिल्कुल आप ध्यान बनाए रखिए और आगे भी मेरे साथ इसी तरीके से जुड़िए। फिर एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।